हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी एक दो दिनों से हमने झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें आज हमारा तीसरा दिन है। तो चलिए आज हमारे इस दिन की शुरुआत पहले क्वेश्चन से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद से 6 मुख्यमंत्रियों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कितने थे? तो जेएमएम में कितने लोग हैं? एक है शिबू सोरेन और नेक्स्ट कौन है? हेमंत सोरेन। तो दो ही लोग हैं ना जेएमएम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पूछें कितने थे, लोगों के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन। शिबू सोरेन की बात करें तो इनका ये जो सीएम के पद पर बैठे थे, तो इनका सबसे कम दिनों का कार्यकाल भी था। वो कितने दिन का था? 10 दिन का कार्यकाल था। इसके बाद जब नेक्स्ट बार जीते तब इनका कार्यकाल थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन पहली बार में इनका 10 दिन का कार्यकाल था। और शिबू सोरेन एक ऐसे झारखंड के व्यक्ति जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते हैं? तो अर्जुन मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म होता है जमशेदपुर में। कहाँ? जमशेदपुर में इनका जन्म होता है। इनके अगर संसद क्षेत्र की बात करें तो ये खूंटी है। संसद क्षेत्र इनका कौन सा है? खूंटी। ठीक, और ये झारखंड के एकमात्र नेता है जो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री है। और ये किस डिपार्टमेंट में है? जनजातीय कल्याण मंत्रालय में मंत्री है। अर्जुन मुंडा कैबिनेट मंत्री है और एक किस में है? जनजातीय कल्याण मंत्री है। जनजातीय कल्याण मंत्री है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। अर्जुन मुंडा का जन्म जमशेदपुर में हुआ है। इनका संसद क्षेत्र खूंटी है। ये झारखंड के एकमात्र नेता है जो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री है। और ये किसमें? जनजातीय कल्याण मंत्री है। और ये दूसरे नंबर के मंत्री है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस टाइम लगा है? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 2009 में। और दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 2010 में। इस टाइम राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल थे MOH फारूक। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हर एक जितने भी हम लोग सीरीज़ किए हैं, अभी तक 2 सीरीज़ का टेस्ट हम लोग मार चुके हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड सब में क्वेश्चन पूछा ही जा रहा और मुख्यमंत्री राज्यपाल से रिलेटेड। तो उस सब में मैंने बताया कि राष्ट्रपति शासन के लिए कौन सा आर्टिकल है? 356 और 350। इसमें राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। और देखें तो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 2009 में, दूसरा लगा था 2010 में और तीसरा कब? 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर स्थित है? इसमें क्या पूछा जा रहा है? HEC के बारे में HEC के बारे में पूछा जा रहा है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के बारे में। ये कहाँ है? रांची के हटिया में है। कहाँ है? रांची के हटिया में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लेकिन हम लोग HEC के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ये रूस और चेकोस्लाविया के सहयोग से बनाया गया है। कब इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। ठीक, चलिए और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा।
HEC के बारे में कब 1958 में ये बनाया गया है। इसके अंतर्गत 3 है, HMBP, HMTP और FFP। कौन सा FFP? HMBP है मशीन बिल्डिंग प्लांट, ये रूस के सहयोग से बनाया गया है। HMTP हैवी मशीन टूल प्लांट, ये चेकोस्लाविया के सहयोग से बनाया गया है। और फॉन्ड्री फॉज प्लांट, ये भी चेकोस्लाविया के सहयोग से बनाया गया है। मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये और ये दोनों चेकोस्लाविया के सहयोग से बनाया गया है, और ओनली हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट ये सिर्फ रूस के सहयोग से है। तो कभी कभी इंडिविजुअल भी पूछा जाता है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ है? हटिया, रांची के हटिया में है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष में स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन भी कल हमने देखा था कि बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई? 1964 में हुई है। और इसमें उत्पादन कब से शुरू हुआ है? 1964 में इसकी स्थापना हुई है। इसमें उत्पादन शुरू हो गया था 1972 में। ये उस टाइम के सोवियत संघ और अभी के रूस, किसके? रूस के सहयोग से बनाया गया है। जो बोकारो स्टील प्लांट है ये बोकारो में है, और ये तेनू घाट और गरगा डैम के समीप है। किसके? तेनू घाट और गरगा डैम के समीप है, और ये सेल के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है? हालांकि ये सारे बीज झारखंड में उगाए जाते हैं, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है प्रमुख रूप से कौन सा बीज उगाया जाता है, तो ये हो जाएगा सरसों। सरसों ऑलमोस्ट जगहों पे उगाया जाता है, झारखंड की सारी जगहों पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। झारखंड सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में झारखंड सरकार द्वारा मतलब झारखंड को कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? 4 क्षेत्रों में। चलिए इन चारों क्षेत्रों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अभ्रक औद्योगिक पट्टी, फिर नेक्स्ट हो जाएगा दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी, नेक्स्ट रांची औद्योगिक पट्टी, और लास्ट है जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी। ठीक है, अभ्रक कोडरमा वाला एरिया आ जाएगा, इसमें झुमरी तलैया वगैरह, और अभ्रक औद्योगिक पट्टी के अंतर्गत आ जाएगा कोडरमा वगैरह। दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी, ये इसको बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा विस्तृत पट्टी है, ये खलारी से कुमार धोबी तक इसका एरिया है। ठीक है, और रांची औद्योगिक पट्टी को देखें तो ये ऊपरी स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी के नाम से भी जाना जाता है ये। और इसका एरिया कहाँ है? रांची से मूरी, और मूरी किसके लिए फेमस है? हिंडाल्को के लिए। लास्ट बचा कौन सा? जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी, ये रांची ऊपरी स्वर्णरेखा घाटी के नाम से जाना जाता है, तो जमशेदपुर निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी के नाम से जाना जाता है। और इसका क्षेत्र है चांडिल से बहरागोड़ा। तो इन 4 औद्योगिक पट्टियों के बारे में हम लोग जान लिए। मतलब कितने क्षेत्रों में बांटा गया? 4। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है? तो इसमें तो ऑप्शन को हम लोग को नहीं देखना है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 79714 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो ये कौन से नदी पे है? दामोदर की सहायक नदी बराकर पे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बराकर में और कौन कौन सी है वो हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं कि दामोदर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई थी।
और बराकर नदी में कौन कौन सा है? तो बराकर में है तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी। तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी, ये तीनों किसमें? बराकर नदी पे है। दामोदर की बात करें तो दामोदर में पंचेत, अय्यर, बेरमो, पंचेत, अय्यर, बेरमो, ये दामोदर नदी पे है। कोनार नदी पे है। और स्वर्णरेखा ये अलग परियोजना है, इसकी शुरुआत 1982-83 में हुई थी और स्वर्णरेखा में चांडिल और गोलूडी बांध है। आप लोग बताइएगा कि ये जो गोलूडी बांध है ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिलैया जल विद्युत परियोजना किस पे है? बराकर नदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा के बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। इनमें से किस प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा, मतलब वहाँ पे कौन सा है? तो वहाँ पे एमसीसी संगठन ज़्यादा प्रचलित है। ये टीएलसी किस एरिया में ज़्यादा है? ये पलामू लोहरदगा वाले एरिया में है। पलामू लोहरदगा वाला एरिया में ये है। चतरा में एमसीसी संगठन है। एक माकपा भी है, मतलब माओवादी। ये ज़्यादातर मतलब 22 ज़िले में ये फैला हुआ है, लेकिन इसका ज़्यादातर एरिया पलामू, हजारीबाग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमसीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पुराणों के मुताबिक झारखंड के कौन से मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह है? अंतिम संस्कार के लिए पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा मंदिर हो जाएगा? बैद्यनाथ। ये बैद्यनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये देवघर में है। कहाँ है? बैद्यनाथ मंदिर देवघर में। और इसकी स्थापना किसने की थी? गिद्धौर वंश के राजा पूरनमल ने इस मंदिर को बनाया है। किसने? राजा पूरनमल ने बनाया है। ये जो बैद्यनाथ मंदिर है ये 51 शक्तिपीठों में और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 11 शक्तिपीठों में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मतलब बैद्यनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ है। ये जो बैद्यनाथ मंदिर है इसके प्रांगण में छोटे छोटे 22 मंदिर है। जैसे बाकी सारे मंदिरों में, शिव के मंदिरों में त्रिशूल होता है, यहाँ के मंदिर की खासियत क्या है कि यहाँ पे पंचशूल है और इसलिए यहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए प्रयुक्त है। अब देखते हैं यहाँ जो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैद्यनाथ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है? महाकालेश्वर और महाकाल। तो ये मंदिर एमपी के उज्जैन में है, मतलब मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दुमका उप विभाग के तहत कितने ब्लॉक होंगे? कितने ब्लॉक हो जाएंगे? 10 ब्लॉक है। इसमें कौन कौन से ब्लॉक है? सरैयाहाट, रामगढ़, गोपिकानंद। तो ये जो रामगढ़ है ये हमारा वो रामगढ़ नहीं है, ये दूसरा रामगढ़। उसमें दुमका के अंदर ये ब्लॉक है। ठीक, तो कौन कौन सा है? सरैयाहाट, रामगढ़, गोपिकानंदर, काठीकुंड, दुमका, जामा, जरमुंडी, रानेश्वर, सिक्कीपाड़ा। ये सारा आप लोगों को उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं। आप लोग को सिर्फ इतना जानना है कि दुमका के अंदर 10 ब्लॉक है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले के साथ जुदाई से बना है? मतलब गढ़वा जिला किससे अलग होकर बना है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन देखिए, रांची और गढ़वा बहुत दूर दूर है, जमशेदपुर भी दूर है, बोकारो भी दूर है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर पलामू हो जाएगा, क्योंकि गढ़वा के जस्ट बगल में क्या? पलामू है। अब हम लोग थोड़ा सा गढ़वा के बारे में जानते हैं। गढ़वा कब बना है? 1991 में ये जिला बना है। गढ़वा को माँ गढ़ देवी की नगरी भी बोला जाता है। किसकी? माँ गढ़ देवी की नगरी, गढ़वा को। ठीक है, ये पलामू से अलग हुआ। अगर और गढ़वा के बारे जाने तो गढ़वा में कौन कौन से मंदिर है? गढ़वा में वंशीधर मंदिर स्थित है, गढ़ देवी का मंदिर स्थित है और इसी गढ़ देवी के मंदिर पे इसका नाम गढ़वा पड़ा है। और अगर जलप्रपात देखें तो यहाँ पे कौन कौन सा जलप्रपात है?
यहाँ पे गुरसिंध जलप्रपात है, सुखलदरी है, बलचौरा है, सातू है, गूंगा झंड है, सातभनी, ये सारी जलप्रपातें यहाँ पे है। तो गढ़वा ज़िले के बारे में कुछ जानकारी हम लोग को मिल गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ये हो जाएगा पारसनाथ की पहाड़ी। और ये कहाँ पे स्थित है? ये हम लोग का गिरिडीह में है। कहाँ? गिरिडीह में है पारसनाथ की पहाड़ी। इसका नाम पारसनाथ क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ के जो अंतिम तीर्थकर थे, कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ थे, वहाँ पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पड़ा। ठीक, अगर हम लोग और इसके बारे में जाने तो यहाँ पे जो जैन धर्म के लोग हैं, जैन धर्म के लोग बोल रहे हैं, जैन धर्म के जो तीर्थकर थे, 24 में से 20 तीर्थकरों को इसी पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और इसके अंतिम तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इसलिए उनके नाम पे पारसनाथ पहाड़ी पड़ गया इनका नाम। पारसनाथ पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है, जैन धर्म का मक्का। और अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना हो कि पारसनाथ पहाड़ी के आसपास वाले एरिया को थोड़ा सा डेवलप करने की बात कही जा रही थी। तो वहाँ उसको लेकर भी अभी काफ़ी बीच में ये लोगों ने, मतलब जो जैन धर्म से है वो लोगों ने आंदोलन किया था। क्यों किया था? क्योंकि सरकार का कहना था कि इस एरिया को डेवलप किया जाए ताकि यहाँ पे लोग आए, घूमे फिरे, इस एरिया का थोड़ा सा विकास हो सके। लेकिन लोगों का मानना था कि अगर इस एरिया को ज़्यादा डेवलप किया जाए, टूरिस्ट वाले प्लेस बनाया जाए, तो यहाँ जो उनका धार्मिक लगाव है वो थोड़ा कहीं ना कहीं उस पर उनका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए वो लोगों ने इसको लेकर आंदोलन किया था। खैर अब वो चीज़ बन नहीं रहा है, अभी इनकी धार्मिक दृष्टि से ये अब सही है। इस प्रकार जैन धर्म के लोगों का सम्मान करते हुए सरकार ने इस एरिया को टूरिस्ट प्लेस बनाने से इनकार कर दिया है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले से गोड्डा जिला तैयार किया गया? कौन सा? गोड्डा जिला। तो गोड्डा की स्थापना, गोड्डा जिला कब बना? 1983 में बना है। और जाहिर सी बात है ये संथाल परगना से तैयार हुआ है। गोड्डा को खनिज संपदा से भरा हुआ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एशिया का सबसे प्रसिद्ध खुला कोयला खदान, उसका नाम क्या है? ललमटिया। कहाँ है ये? गोड्डा में ही है। ये एशिया का प्रसिद्ध है खुला कोयला खदान ललमटिया, और ये यहीं है, गोड्डा में है। गोड्डा के बारे और हम लोग जानते हैं कि यहाँ कौन सा? माँ योगिनी का मंदिर है। माँ योगिनी का मंदिर है, शक्तिपीठ है। ये तंत्र साधक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और जो ये माँ योगिनी का मंदिर है, कौन सा? माँ योगिनी का मंदिर, ये असम के कामाख्या मंदिर के अनुरूप बनाया गया है। और अगर गोड्डा ज़िले के मेले वगैरह की बात किया जाए तो यहाँ बसंत राय का बिस्वा मेला लगता है, नीमझर मेला लगता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी बहुमत से आई थी? तो ये कब आई थी? 2014 में। और इस टाइम कौन बने थे? हमारे रघुवर दास बने थे। और ये पहले थे जो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे झारखंड में। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। गुमला जिले में कितने उपविभाग? कहाँ? गुमला जिले में कितने? गुमला जिले में कितने उप विभाग है पूछा गया। तो इसके 3 उप विभाग है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। कौन कौन से हैं? गुमला खुद है एक,
गुमला, चैनपुर और बसिया, ये 3 उप विभाग है। अगर गुमला के बारे में थोड़ा सा हम लोग जाने तो यहाँ प्रतिवर्ष गाय मेला लगता है, और जहाँ पे गाय मेला लगता है गुमला के जिस एरिया में, उस स्थान का नाम भी गौ मेला ही है। और अगर हम लोग गुमला के बारे जानते हैं तो यहाँ पे नवरत्नगढ़ का किला है। किसका? नवरत्नगढ़ का किला है। इसको झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। चलिए और देखते हैं हम लोग गुमला के बारे में थोड़ा सा। किसके? गुमला के बारे में। गुमला को अल्बर्ट एक्का की नगरी भी कहा जाता है। किसकी? अल्बर्ट एक्का की नगरी कहा जाता है। अल्बर्ट एक्का गुमला से ही थे। अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। गुमला में ही अंजन धाम है, जिसे हनुमान जी का जन्म स्थान कहा जाता है। कहाँ? अंजन धाम में। यहाँ टांगीनाथ का मंदिर है, जो माना जाता है कि ये परशुराम का फरसा है, और वहाँ इस टांगीनाथ मंदिर में भी परशुराम के पैर को मतलब पद चिन्ह भी मिले हैं। यहाँ माया मंदिर है, शिव पार्वती मंदिर है, सेंट पैट्रिक चर्च भी है, कोराम्बे का वासुदेव मंदिर भी है। कौन सा? कोराम्बे का वासुदेव मंदिर। इसे हल्दी घाटी भी कहा जाता है। ठीक। यहाँ पालकोट अभयारण्य है, नागफेनी, सदनी घाट, प्रेमा घाट जलप्रपात, ये सारे किस में है? गुमला जिले में है। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? रांची में है। अगर हम लोग धनबाद में देखें तो धनबाद में कौन सा स्टेडियम है? धनबाद में रेलवे, गोल्फ और डिगवाडी, ये कहाँ? धनबाद में है। जमशेदपुर की बात किया जाए तो जमशेदपुर में कीनन, JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, ये सब कहाँ है? जमशेदपुर में है। गुमला में देखा जाए तो गुमला में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। वह जनजाति जिसकी ओल चिकिलिपि स्क्रिप्ट के नाम वाली अपनी स्क्रिप्ट है, तो ये ओल चिकिलिपि किनकी है? संथालों की है। संथालों की भाषा ओल चिकिलिपि है, और ये ओल चिकिलिपि, ये जो लिपि है ये किसने दिया? तो ये दिया है रघुनाथ मुर्मू ने। किसने दिया है? रघुनाथ मुर्मू ने। ये जो संथाल जनजाति झारखंड की, संथाल जनजाति झारखंड में पहले नंबर पे है। मतलब झारखंड में ज़्यादातर जनजाति कौन सी है? संथालों की है, और भारत में ये तीसरे नंबर पे आती है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुरुख के नाम से जाना जाता है? कुरुख किसकी? ओराव, यहाँ लिखा है ओराव या फिर उराव बोल सकते हैं आप लोग। उराव की भाषा क्या है? कुरुख है। कुरुख झारखंड में दूसरे नंबर पे है। मतलब झारखंड की ज़्यादातर आबादी में दूसरे नंबर पे कौन है? उराव लोग है। ये द्रविड़ प्रजाति से, और भारत में इनका स्थान चौथा नंबर है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया जा रहा है? तो ये कौन हो जाएगा? झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, इनके द्वारा शुरू किया जा रहा है। और इनके अभी डायरेक्टर नेक्स्ट कौन है? किरण कुमार पेशी। प्रेजेंट के कौन है अभी? किरण कुमारी पेशी है। किरण कुमारी पेशी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस साल मुंडा दुर्दा या फिर मुंडा दुर्दा कहा जाता है, या फिर इसको मुर्दा दुरंड भी कहा जाता है? मुंडा दुर्दा या फिर मुंडा दुरंड किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये कब प्रकाशित हुआ था? 1942 में। और ये किनके द्वारा लिखा गया है? WG आचार्य के द्वारा। मुंडा दुरन WG आचार्य द्वारा लिखा गया 1942 में। और ये मुंडा दुरन है क्या? तो ये मुंडा लोकगीतों का संकलन है। क्या है? मुंडा लोकगीतों का
संकलन है। और ये जो मुंडा जनजाति है ये झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और मुंडा जनजाति केवल झारखंड में ही निवास करती है। ठीक है, चलिए हम लोग मुंडा जनजाति के बारे में भी जानकारी हासिल कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? झारखंड की राजधानी रांची। सबसे पहले नंबर पे रांची, उसके बाद है जमशेदपुर, उसके बाद कौन है? धनबाद। सबसे ज़्यादा आबादी रांची में, उसके बाद जमशेदपुर में, उसके बाद धनबाद में। और अगर कम आबादी की बात करें तो सबसे कम आबादी कहाँ है? लोहरदगा में है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष रेलगाड़ी से जोड़ा गया? तो रेलगाड़ी से कब जोड़ा गया था झारखंड को? 1907 में। रांची पुरुलिया रेल मार्ग से शुरू हुआ था। ये कहाँ से? रांची पुरुलिया। तो ऑप्शन में 1907 नहीं, तो 1907-8 हम लोग मान सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1908। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि कोराम्बे का जो वासुदेव मंदिर है वो हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो यहाँ पे जो वासुदेव की मंदिर है इसका निर्माण प्रतापगढ़ ने करवाया था। और ये कोराम्बे कहाँ है? गुमला में। कहाँ? गुमला में। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया है। तो पूछा जा रहा है कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये 1948 में हुआ था। और इसमें पहला पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? तिलैया में। और कब की गई थी? इसमें 1953 में। तिलैया कहाँ है? कोडरमा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा संरक्षित सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पलामू अभयारण्य सबसे बड़ा है। इसका कितना किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है? 794.33 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है पलामू अभयारण्य। इसकी स्थापना ये कब बन के तैयार हुआ है? 1976 में। पलामू अभयारण्य 1976 में बना हुआ है। और इसके ऑप्शंस को भी हम लोग थोड़ा देखते हैं। लावा लौंग है, ये लावा लौंग कहाँ है? ये चतरा में है। कहाँ? ये चतरा में। ये कब बना? 1978 में बना है। पारसनाथ, ये तो पारसनाथ पहाड़ी जो कि गिरिडीह में है। पालकोट अभयारण्य ये कहाँ? ये भी गुमला में है। और ये कब बना? 1990 में बना है। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन हो जा रहा है? पलामू हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? तो कितने हो जाएंगे? 228। तो यहाँ 228 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ये अपडेट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग 228 कर देते हैं। हालांकि 2021 में जनगणना होना चाहिए, लेकिन कोरोना के कारण वो जनगणना हो नहीं पाई, तो इसलिए अभी हम लोग को 2011 की जनगणना को ही ध्यान में रखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आंसर को सही करना होगा। अगर यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे ही क्वेश्चंस में आ जाते तो हम लोग 225 को भी मारेंगे तो वो सही ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत है? धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के? तो पहले हम लोग देखते हैं कि रेलवे जोन कितने हैं। तो रेलवे जोन कितने हैं? 2 रेलवे जोन है, एक पूर्व मध्य रेलवे जोन और एक दक्षिण पूर्व रेलवे जोन। कौन सा? दक्षिण पूर्व रेलवे जोन। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन। और अगर पूछा जाए कि रेल मंडल कितने, तो रेल मंडल 3 है। धनबाद जोन, रांची जोन और चक्रधरपुर रेलवे जोन। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर आ जाता है? तो इसमें से धनबाद जो है वो आ जाता है हम लोग का पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत।
और दक्षिण पूर्व में आ जाता है रांची और चक्रधरपुर रेलवे जोन। इसमें पूर्व मध्य में आ जाता है धनबाद। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे जोन किस ऑप्शन में है। तो पूर्व मध्य रेलवे जोन किस में, देखिए डी नंबर में है पूर्व मध्य रेलवे जोन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हाजीपुर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन। 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई है? तो कितने ब्लॉक से की गई है? 2 ब्लॉक। अब हम लोग थोड़ा बोकारो के बारे में भी जान लेते हैं। तो 1991 में बोकारो जिला बना। बोकारो को इस्पात नगरी भी कहा जाता है। क्या? इस्पात नगरी भी कहा जाता है। बोकारो को इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बोकारो में जवाहरलाल नेहरू पार्क है, तेनू घाट बांध है, हथिया मेला लगता है। कहाँ? फुसरो में हथिया मेला लगता है। यहाँ बोकारो स्टील प्लांट है। बोकारो स्टील प्लांट है। गोमिया में एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है। बोकारो का एक क्षेत्र है गोमिया, वहाँ पे एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है और ये एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है। यहाँ पे CCL और BCCL के तहत कोयला की खदानें हैं। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। हमारा प्रयास आप सभी को कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट दूसरे सेट के साथ। चौथा दिन हमारा चौथा सेट के साथ हम लोग मिलते हैं। अगर आप लोग को हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।